गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इंडियन इकोनॉमी का चैप्टर 3 लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन इस चैप्टर को पढ़ेंगे। इसको पढ़ने से पहले आप लोगों को ये याद होगा कि चैप्टर 2 में हमने पढ़ा था कि आफ्टर द इंडिपेंडेंस, जब देश आज़ाद हुआ था, उसके बाद देश को मैनेज करने के लिए गवर्नमेंट ने कौन से सिस्टम फॉलो किए थे और कौन सी पॉलिसीज़ बनाई थी। तो उसमें कॉमन गोल्स थे और उससे क्या क्या ग्रीन रेवोल्यूशन और बहुत सारे ऐसे काम किए थे गवर्नमेंट ने जिससे देश को डेवलप किया जा सके। लेकिन आफ्टर सम टाइम, मतलब टिल 1991, टिल 1990 तक वो इकोनॉमिक जो थे वो पॉलिसीज़ लागू की गई थी टू डेवलप द कंट्रीज़। इसके बाद क्या था, 1991 ऐसा ईयर आया जिसमें हमें न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज़ लागू करने का टाइम आ गया था। तो 1991 में ही ऐसा क्यों हुआ, ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इसके रीज़न्स थे, जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो थे उनको लागू करने के कुछ रीज़न्स थे। तो 1950 से लेके 1990 तक, 40 साल के समय तक देश में जो पॉलिसीज़ बनाई गई थी वो काफ़ी लंबा समय था। अब उनमें चेंजेस लाने की ज़रूरत थी क्योंकि देश को जल्दी से ज़्यादा डेवलप करने की ज़रूरत थी। और उसके भी कुछ रीज़न्स थे कि 40 साल के दौरान जो फिर से कोई काम जो होता जा रहा था उसमें स्टैग्नेशन आने लगा था और वो रुकावट आने लगी थी कि मतलब अब आगे बढ़ नहीं रहा था। तो उसको चेंज करने के लिए इकोनॉमी में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लागू किए गए। और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लागू करने के कुछ और कारण भी थे, जैसे है पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर। अब गवर्नमेंट ने ही सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अपने कंट्रोल में ले रखे थे, प्राइवेट सेक्टर का रोल बहुत थोड़ा था। तो इसलिए अब गवर्नमेंट के लिए जो था वो पूरी इकोनॉमी को मैनेज करना मुश्किल हो रहा था। तो पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर, जो गवर्नमेंट के जो सेक्टर थे, गवर्नमेंट के जो वो थे प्रोडक्शन यूनिट्स, अब वो अच्छी तरह से काम नहीं कर पा रहे थे। नेक्स्ट है डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। देश का खर्चा चलाने के लिए सरकार हमेशा बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट में क्या था, डेफिसिट हो रहा था गवर्नमेंट के लिए। हमारे इनफ्लो ज़्यादा थे और आउटफ्लो कम थे। आउटफ्लो मतलब कि हमारे देश से एक्सपोर्ट कम हो रहे थे और इंपोर्ट बहुत ज़्यादा हो रहे थे। तो यहाँ पे हम इनफ्लो का मतलब ये कहेंगे क्योंकि हमारे देश में चीज़ें ज़्यादा आ रही थी दूसरे देशों से, तो जिससे क्या था, इंपोर्ट जो था, इंपोर्ट बढ़ रहा था और एक्सपोर्ट जो थे वो कम हो रहे थे क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा थी। तो इंपोर्ट चीज़ों डिमांड पूरी करने के लिए इंपोर्ट करना पड़ रहा था बहुत ज़्यादा, और एक्सपोर्ट कम हो रहे थे। तो इस वजह से क्या था, बैलेंस ऑफ पेमेंट जो था वो डेफिसिट में जा रहा था। जितने ज़्यादा इंपोर्ट होंगे और एक्सपोर्ट कम होंगे तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में डेफिसिट आएगा, क्योंकि इंपोर्ट करने से करेंसी जाएगी और एक्सपोर्ट करने से करेंसी आएगी। लेकिन क्योंकि एक्सपोर्ट कम हो रहे थे तो इस वजह से क्या था, इंपोर्ट ज़्यादा थे, तो इस वजह से क्या था, हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट में घाटा हो रहा था हमें। इन्फ्लेशनरी प्रेशर, चीज़ों की कमी की वजह से महंगाई भी बढ़ रही थी। फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, तो जो डेफिसिट हो रहा था बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट में, जिससे फॉरेन करेंसी हमारे पास आ नहीं रही थी बल्कि जा रही थी इंपोर्ट पेमेंट करने की वजह से, जिससे क्या था, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारे पास कम होने लग गए थे। यूज़ बर्डन ऑफ ह्यूज, ये यूज़ नहीं है, इसकी जगह है ह्यूज, HUGE, ह्यूज बर्डन ऑफ डेप्ट्स। देश को चलाने के लिए उधर बजट में भी बहुत सारा डेफिसिट दिखाना पड़ रहा था। एक तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में डेफिसिट हो रहा था और दूसरा क्या था, बजट में भी डेफिसिट हो रहा था। और वो डेफिसिट जो था पूरा करने के लिए कमी पूरी, बजट डेफिसिट का मतलब था गवर्नमेंट खर्चा ज़्यादा कर रही है और रिसीप्ट जो हैं गवर्नमेंट की कम हो रही हैं। तो उस रिसीप्ट्स को पूरा, उस खर्चे को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही थी, लोन ले रही थी। तो इस तरह से गवर्नमेंट के ऊपर क्या था, कर्ज़ों का बोझ जो था वो बढ़ता जा रहा था। ह्यूज बर्डन ऑफ डेप्ट्स जो था वो बढ़ता जा रहा था। इसके बाद इनएफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी बाय द गवर्नमेंट। ये जो F पॉइंट है ये A पॉइंट के जैसा ही है, तो ये इसी से ही मर्ज कर लेना। तो इस तरह से इकोनॉमी बहुत ज़्यादा घाटे में जा रही थी, मतलब खर्चा ज़्यादा हो रहा था, इनकम हो नहीं रही थी गवर्नमेंट की, और गवर्नमेंट के लिए इकोनॉमी को मैनेज करना मुश्किल हो गया था। पैसे की कमी हो रही थी गवर्नमेंट के पास, जैसा कि इस समय स्थिति हो रही है इकोनॉमी में। इस समय भी खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं, इनकम है नहीं है।
तो ये सब जो है उसको मैनेज करने के लिए इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लागू किए गए। इसके बाद दूसरा मुख्य कारण था क्राइसिस ऑफ 1991। 1991 में फाइनेंशियल क्राइसिस पैदा हो गया था देश में, फाइनेंस की कमी हो गई थी। तो गवर्नमेंट टुक $7 बिलियन लोन फ्रॉम वर्ल्ड बैंक एंड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड विद द फॉलोइंग कंडीशंस। गवर्नमेंट ने उस समय 1991 में $7 बिलियन का लोन लिया था वर्ल्ड बैंक से और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से। तो लेकिन उन्होंने लोन देने के लिए कुछ शर्तें रखी थी। पहली शर्त ये थी रिमूविंग रिस्ट्रिक्शन ऑन प्राइवेट सेक्टर, कि गवर्नमेंट अब प्राइवेट सेक्टर से अपना कंट्रोल कम करेगी। रिड्यूस रोल ऑफ गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट का रोल जो होगा देश को चलाने में कम होगा। रिमूव ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस, की या दूसरी दुनिया से ट्रेड करने के लिए अब पाबंदियां जो थी वो ख़त्म कर दी जाएंगी। तो ये 3 शर्तें अगर इंडिया की सरकार मानती है तो इंडिया को ये $7 बिलियन लोन मिलेगा। तो 1991 में इन 3 शर्तों के साथ जो था भारत सरकार को ये कर्जा मिला था। इसके बाद न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो थी वो 1991 में लागू कर दी गई। इसमें सबसे पहला जो इकोनॉमिक रिफॉर्म था वो था लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है? रिमूवल ऑफ एंट्री एंड ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन ऑन प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर पे जो रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी थी सरकार ने उनको ख़त्म कर देना। तो ये रिस्ट्रिक्शंस क्या थी? इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स। अब ये देखो, रिडक्शन इन इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग एक्सेप्ट शॉर्टलिस्ट इंडस्ट्री, नो लाइसेंस नीडी टू सेट अप न्यू यूनिट्स, एक्सपेंड और डाइवर्सिफाई। कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज़ थी जिनका कंट्रोल गवर्नमेंट अपने पास रखना चाहती थी और बाकी सारी इंडस्ट्रीज़ को लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं थी। इससे पहले पिछले लेसन में आपने पढ़ा था हर इंडस्ट्री को खोलने के लिए लाइसेंस लेने की ज़रूरत पड़ती थी। लेकिन अभी क्या था, कुछ शॉर्ट लिस्टेड इंडस्ट्रीज़ को छोड़कर, कुछ खास इंडस्ट्रीज़ को छोड़कर बाकी सभी इंडस्ट्रीज़ के लिए लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, तो एक्सपेंड या अपनी इंडस्ट्री का आकार बढ़ाना चाहते हैं, कि इंडस्ट्री की प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाना चाहते हैं। और डाइवर्सिफाई, डाइवर्सिफाई का मतलब और नई इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं। ऑलरेडी एक काम कर रही है तो किसी दूसरी चीज़ की प्रोडक्शन यूनिट लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी लाइसेंस लेने की ज़रूरत अब नहीं है। पहले तो प्राइवेट सेक्टर को कोई भी इंडस्ट्री, माना ब्रेड खोलने की, ब्रेड की भी इंडस्ट्री लगानी है, उद्योग लगाना है, या पेंसिल की इंडस्ट्री लगानी है तो भी उनको लाइसेंस लेना पड़ता था। अब इस तरह की चीज़ें जो हार्मफुल नहीं है उनको खोलने के लिए, उनकी इंडस्ट्री लगाने के लिए प्राइवेट सेक्टर को कोई लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं थी। नेक्स्ट है डिक्रीज इन रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, 17 to 3 इंडस्ट्रीज। अब बहुत सारी, पहले क्या था, 17 इंडस्ट्रीज सरकार ने अपने कंट्रोल में ले रखी थी। अभी क्या है कि वो 17 इंडस्ट्रीज से घटा के गवर्नमेंट ने 3 इंडस्ट्रीज कर दी जिनको सरकार अपने कंट्रोल में रखेगी। वो थी डिफेंस, एटॉमिक एनर्जी और रेलवेज फॉर गवर्नमेंट सेक्टर। इसके अलावा बाकी की जो 14 इंडस्ट्रियां बची हैं जो इन 17 में थी, वो सब में प्राइवेट सेक्टर भी प्रोडक्शन अब कर सकता है। इसके बाद है डी रिजर्वेशन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़। अब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ की लिमिट भी जो थी वो बढ़ा दी गई। इन्वेस्टमेंट ₹1 करोड़, प्राइसेस विल डिसाइडेड बाय द मार्केट फोर्सेस। अब क्या था, इन्वेस्टमेंट उसमें ₹1 करोड़ जो इन्वेस्ट करेगा वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ कहलाएगी, और जो प्राइसेस थे पहले गवर्नमेंट डिसाइड करती थी कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में बनने वाली चीज़ों के जो प्राइस थे वो सरकार डिसाइड करती थी, लेकिन अब क्या था, उसको मार्केट फोर्सेस डिसाइड करेंगी। मार्केट फोर्सेस क्या होती है? डिमांड एंड सप्लाई। अगर डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है तो प्राइस ज़्यादा होगा, और सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है तो प्राइस कम डिसाइड होगा। तो इस तरह से मार्केट फोर्सेस जो हैं प्राइस को डिसाइड करेंगी। इसके बाद है फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स। ये तो थे इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स, अब है फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स। फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स में जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, अब उसका रोल जो है रेगुलेटर की तरह नहीं होगा। वो बैंकों पे एक रेगुलेटर, मतलब रूल थोपने वाला नहीं होगा, बल्कि वो बैंकों की मदद करने वाला होगा, फैसिलिटेटर होगा वो कमर्शियल बैंकों के लिए। इसके बाद है ओरिजिन्स ऑफ प्राइवेट बैंक लाइक ICICI, HSBC। इस समय 1991 के बाद से जो बैंक थे वो प्राइवेट सेक्टर वाले भी खोल सकते थे। इससे पहले सारे बैंक गवर्नमेंट सेक्टर के होते थे।
इंक्रीज इन लिमिट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट अप टू 51%। अब एफडीआई जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पहले 49% था 1991 से पहले, 1991 के बाद ये 51% हो गया। 51% का मतलब ये होता है कि अब किसी भी कंपनी में अगर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है तो उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस उस कंपनी की जितनी भी पॉलिसीज़ होंगी, इंडस्ट्री की जितनी भी पॉलिसीज़ होंगी वो प्राइवेट फॉरेन कंट्री की कंपनी या प्राइवेट सेक्टर डिसाइड कर सकता है। तो मतलब इनका अधिकार ज़्यादा होगा, जिसकी इन्वेस्टमेंट 51% होगी वो उसका अधिकार उस कंपनी पे ज़्यादा होगा। ईज इन एक्सपेंशन प्रोसेस फॉर बैंक टू सेटअप न्यू ब्रांचेस। अब बैंकों को नई ब्रांचेस खोलने के लिए आरबीआई से बहुत ज़्यादा कंडीशंस, आरबीआई की बहुत ज़्यादा कंडीशंस फॉलो नहीं करनी पड़ेंगी। अब उनको बैंक की ब्रांचेस को एक्सपेंड करने के लिए या नई ब्रांचेस खोलने के लिए पहले से ज़्यादा इजी प्रोसेस फॉलो करने को मिलेगा। तो ये जो थे फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स थे ड्यूरिंग लिबरलाइजेशन। इसके बाद है टैक्स रिफॉर्म्स। टैक्स रिफॉर्म्स में क्या था? रिडक्शन इन टैक्सेस, रिड्यूस्ड टैक्स इवेजन। टैक्सों में कमी कर दी गई और जिससे क्या था, लोगों ने टैक्सों की चोरी करना कम कर दिया। इवेजन का मतलब चोरी करना, टैक्सों को छुपाना, टैक्सों को छुपाना और टैक्सों की चोरी करना जो था वो कम हो गया। रिफॉर्म इन इनडायरेक्ट टैक्स, इस समय वैल्यू एडिड टैक्स वगैरह इस तरह के टैक्स जो थे वो लागू किए गए। रिफॉर्म इन इनडायरेक्ट टैक्स। इसके बाद है सिंप्लीफाइड टैक्स सिस्टम फॉर टैक्स पेयर। जो टैक्स पे करना चाहते थे उनके लिए बहुत इजी टैक्स पेइंग सिस्टम जो था वो बना दिया गया। पहले बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता था, तो उसको इजी से समझ आ जाए इस तरह का सिस्टम जो था टैक्स पेयर्स के लिए गवर्नमेंट ने बनाया। इसके बाद है फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स। फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स में क्या था कि डीवैल्यूएशन ऑफ रुपी बाय द गवर्नमेंट। डीवैल्यूएशन ऑफ रुपी का मतलब $1 अगर 60 रुपये का है तो अब वो 65 रुपीज़ का हो गया, मान लो। उस समय क्या प्राइस थी ये तो अभी नहीं पता मुझे, लेकिन ये मतलब मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि डॉलर जो था वो महंगा कर दिया अपने आप। डॉलर महंगा होने की वजह से क्या था, एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगे, एक्सपोर्ट्स विल इंक्रीज। क्यों? क्योंकि अब फॉरेनर्स को पहले $1 में 60 रुपये की चीज़ें मिल रही थी, अभी फॉरेनर्स को $1 में 65 रुपीज़ की चीज़ें मिलेंगी। तो हमारे देश की चीज़ों की डिमांड बढ़ाने के लिए सरकार ने अपने खुद की रुपी को डीवैल्यूएट कर दिया। तो इससे क्या था, इंक्रीज्ड एक्सपोर्ट्स एंड इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इन इंडिया। नेक्स्ट है मार्केट फोर्सेस अलाउड टू डिटरमाइन फॉरेन एक्सचेंज रेट। अब इंडिया में फ्लेक्सिबल फॉरेन एक्सचेंज रेट जो था वो लागू किया गया, जिससे क्या था, अगर उसकी डॉलर की डिमांड हमारे देश में ज़्यादा है तो उसकी प्राइस ज़्यादा होगी, और डॉलर की डिमांड अगर कम है तो डॉलर की प्राइस कम होगी। तो इस तरह से मार्केट फोर्सेस जो थी उनको बोल दिया गया कि वो डिसाइड करेंगे कि फॉरेन करेंसी का प्राइस क्या होना चाहिए। इसके बाद है ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स। ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स में रिमूवल ऑफ क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन ऑन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, नॉन टैरिफ बैरियर। क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस को कहते हैं इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट की कितनी क्वांटिटी जो है हम कर सकते हैं, तो वो जो कंडीशंस थी उनको ख़त्म कर दिया गया, उनको नॉन टैरिफ बैरियर्स भी कहते हैं। तो उसके बाद है रिमूवल ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटीज़। एक्सपोर्ट पे भी टैक्स लगता था तो उसको भी हटा दिया गया, जिससे एक्सपोर्ट्स बढ़ गए। और रिडक्शन इन इंपोर्ट ड्यूटीज़, इंपोर्ट ड्यूटीज़ को भी कम कर दिया गया, जिससे क्या था, हमारे देश में जो विदेशों से चीज़ें आ रही थी वो सस्ती होने लगी और उनके प्राइस कम होने की वजह से देश में महंगाई कम होनी शुरू हो गई। रिलैक्सेशन इन इंपोर्ट लाइसेंसिंग सिस्टम एक्सेप्ट हजार्डियस एंड इन्वायरमेंटल सेंसिटिव इंडस्ट्रीज़ की, देश में जो विदेशों से कुछ खतरनाक केमिकल्स या एनवायरनमेंट सेंसिटिव इंडस्ट्रीज़ के लिए कुछ भी ऐसी प्रोडक्ट्स लाई जाती थी, एक्सप्लोजिव्स वगैरह या कुछ भी इस तरह की चीज़ें जो थी तो ज़रूरी लेकिन एनवायरनमेंट के लिए ख़तरनाक थी, तो उनके लिए भी सरकार ने इंपोर्ट लाइसेंसिंग सिस्टम को रिलैक्स कर दिया। उनके लिए नहीं किया, मतलब बाकी चीज़ों के लिए रिलैक्स कर दिया। हजार्डियस एंड एनवायरमेंटली सेंसिटिव इंडस्ट्रीज़ के लिए इंपोर्ट लाइसेंसिंग सिस्टम को रिलैक्स नहीं किया गया। इस लाइन का ये मतलब है, ठीक है।